नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज अपने जनजातीय टॉपिक का पार्ट 2 करेंगे और पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको करवाई थी भील जनजाति। भील के बाद में आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं मीणा जनजाति। पिछले पार्ट में मैंने भील जनजाति से संबंधित सारी बारीक बातें आपको वीडियो में करवाई थी। उम्मीद है कि आपने उसको बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। और आज अपने बात करेंगे मीणा जनजाति। देखो मीणा क्या होता है। मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है और जो मीन शब्द होता है, मीन शब्द का अर्थ होता है मछली। तो भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, जिनमें से एक अवतार था मत्स्य अवतार और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से इस जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे विष्णु के, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से उत्पत्ति मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। अब देखो, विष्णु के मत्स्य अवतार से इस जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है। अब इसके बाद में देखो, एक बुक है जिसका नाम है कैम्ब्रिज। अंग्रेजी मेरे को कम आती है, इसलिए मैं अंग्रेजी को थोड़ा सा हिंदी में लिखूंगा। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में द्रविड़ों से भी इसे प्राचीन बताया गया है। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है, उसके अंदर इस जनजाति को द्रविड़ जनजाति, जो साउथ में है जो जनजाति, द्रविड़ जनजाति से भी पुरानी इसको बताई गई है। अब इसके बाद में देखो, इसका जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो देखो, यहाँ एक सबसे बड़ा डाउट है मीणा जनजाति के बारे में। सारी जितनी भी बुक्स हैं, बहुत सारी मतलब उनमें ये लिखा मिलता है कि मीणा जनजाति ज़्यादा जयपुर में है। लेकिन अगर 2011 के जनगणना का आंकड़ा अगर अपन देखें तो मीणा जनजाति का जो सर्वाधिक इसकी संख्या है वो उदयपुर में बताई गई है। ये मैं नहीं बता रहा, ये 2011 जनगणना के आंकड़े हैं उसके अनुसार, ठीक है। तो क्षेत्र में देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अपन बात करेंगे उदयपुर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, फिर अलवर है, दौसा है और सवाई माधोपुर है, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, इसका मीणा जनजाति का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अगर अब जैसे पुरानी जो जनजातियां हैं वो अलग अलग गांवों में बटी होती है जिनको खाप कहते हैं, उसी प्रकार से मीणा यह जनजाति 24 खांपों में बंटी है, खांपों में बंटी है। तो खांप कितनी है, 24 खांप हो जाएगी। कितनी खांप हो जाएगी, 24 खांप हो जाएगी। इनमें एक समाज सुधारक हुए जिनका नाम था जैन मुनि मगन सागर। जैन मुनि मगन सागर के ग्रंथ का नाम है मीणा पुराण में इनकी गोत्र बताई गई है 5200। इनकी 5200 गोत्र बताई गई है, 5200 गोत्र बताई गई है। तो खांप हो गई 24 और गोत्र हो गए इसके कितने, 5200 गोत्र हो जाएंगे। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि यह राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी जनजाति हो जाएगी, मीणा जनजाति हो जाएगी, जो राजस्थान की सबसे शिक्षित जनजाति है। इसके बाद में कर्नल जो टोड है, हमारे राजस्थान इतिहास के पितामह या जनक कहलाते हैं, कर्नल टोड जी ने कहा है, देखो टोड क्या कहता है। टोड ने कहा कि अजमेर से लेकर आगरा तक एक पर्वतमाला है, काली खोह पर्वतमाला। काली खोह पर्वतमाला
मीणाओं का बाहुल्य स्थान है। मीणा का कौन सा स्थान है? बाहुल्य स्थान है। ठीक है, इसका मतलब है ये लगभग क्या है, इस पर्वतमाला के ऊपर अपने निवास बनाए रखते हैं। काली खोह पर्वतमाला। इसके बाद में काली सिंध, झालावाड़ में एक नदी भी है, छोटी काली सिल जो नदी है वो अपने करौली में, और इसमें सवाई माधोपुर में एक छोटी काली सिल नाम की भी है नदी है। ठीक है, काली सिंध भी है, छोटी काली सिल भी है, और ये काली खोह नाम की पर्वतमाला भी है अपने। ठीक है, अब इसके बाद में मैं आपको एक यहाँ पे बात बताऊंगा। इतनी बातें तो कंप्लीट अपनी हो गई। इसके बाद में देखो मीणा जनजाति, मीणा जनजाति का जो मुखिया होता है, मीणा जनजाति का मुखिया कहलाता है पटेल। मीणा जनजाति का मुखिया क्या कहलाएगा? पटेल। याद रखना, मीणाओं का मुखिया भी पटेल हो जाएगा, और जो कंजर जनजाति है, कंजरों का मुखिया भी पटेल हो जाएगा। ठीक है, इतनी बहुत ही शानदार बातें हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो यहां तक की बात हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में आगे की बात हम करेंगे। सबसे ज्यादा मैटर भीलों के अंदर है। भीलों के बाद में दूसरी महत्वपूर्ण जनजाति अपनी मीणा हो जाएगी। इसके बाद में जो जनजाति है उनमें थोड़ा थोड़ा मैटर है, इतनी कोई लंबी चौड़ी कहानी उसमें नहीं है। अब देखो यहाँ पे इनकी पंचायतें होती है, उनमें से मीणाओं की सबसे बड़ी जो पंचायत होती है, सबसे बड़ी पंचायत, ठीक है, उसका नाम होता है चौरसिया। चौरसिया सबसे बड़ी पंचायत इनकी क्या कहलाती है? चौरसिया कहलाती है। इसके बाद में जंगल में बने जो इनके घर होते हैं, उन घरों को कहते हैं मेवासे। जंगल में इनके जो घर बने होते हैं उन घर को क्या कहेंगे? मेवासे। और सबसे बड़ी पंचायत इनकी कहलाएगी चौरसिया। इसके बाद में देखो बात करते हैं, इनका जो एक देवता है उस देवता का नाम है बुद्ध। देवता का नाम क्या है? बुद्ध। लेकिन बुद्ध से भी बड़े इनके जो फेमस देवता हैं उनका नाम है भूरिया बाबा। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर ऋषि महादेव। अब देखो इनके मुख्य जो देवता, ये तो सामान्य देवता हैं इनके, बुद्ध तो मुख्य देवता इनके हैं भूरिया बाबा। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर, या गौतमेश्वर। भूरिया बाबा या गौतमेश्वर इनके क्या हो जाएंगे? मुख्य आराध्य देवता हो जाएंगे। और एक बात ध्यान में रखना, मीणा जो है इनकी झूठी कसम नहीं खाता। झूठी कसम नहीं खाता। मीणा इनकी झूठी कसम नहीं खाता। जैसे अपने सबसे ज्यादा जो कसम खाते हैं विद्या पढ़ाई की कसम खाते हैं, उसी प्रकार से वो कसम अपने झूठ नहीं खाते। इसी प्रकार से भूरिया बाबा की कसम जो मीणा है वो झूठी नहीं खाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी जो कुल देवी है। कुल देवी मानते हैं सिक्कर वाली जीण माता को। कुल देवी सिक्कर वाली जीण माता को ये लोग मानते हैं। सिक्कर की जीण माता इनकी क्या हो जाएगी? कुल देवी। याद रखना, चौहानों की कुल देवी और मीणाओं की कुल देवी जीण माता है। याद रखना ये बात। ठीक है, तो कुल देवी तक की बात होगी। हमने इनका मुखिया पढ़ लिया है, इनका क्षेत्र पढ़ लिया है। अब इसके बाद में इनके बारे में जो सामान्य कोई बातचीत है वो मैं आपको बताता हूं। एक तो नाम आता है गोटन। गोटन 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 याद रखना, सफेद सीमेंट का कारखाना भी है गोटन में। गोटन नागौर में पड़ता है, वो गोटन अलग है। यहां गोटन क्या है? देखो, मीणा जनजाति में सहेलियों का समूह है। सहेलियों का समूह है। ठीक है, सहेलियों का जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको क्या कहा जाता है? गोटन कहा जाता है। गोटन के बाद में मैं आपको कराऊंगा गेली। गेली, ठीक है, गेली। जी हाँ, गेली। गेली नाम सुनते ही आपके दिमाग में कोई और बात आई होगी, लेकिन ये वो वाली गेली नहीं है।
जो हमें कई बार घर पे कहा जाता है गेला, या मान लो किसी को गेली कहा जाता है, तो वो तो अपने नालायक होते हैं या बुद्धू होते हैं तब कहा जाता है गेला या गेली। यहाँ वो वाली गेली नहीं है, वो वाली गेली अपने अलग होती है। यहाँ गेली का मतलब होता है मीणा युवक हाथ में रुमाल बंधी लकड़ी रखता है, हाथ में रुमाल बंधी हुई एक लकड़ी रखता है, उस लकड़ी को अपने कहेंगे गेली, और ये एक नाम यहाँ पे हो गया है गोटन। ठीक है, अब देखो एक बात मैं बता देता हूं कि जब भीलों पे संकट आता है तब वो एक रणघोष देते हैं जिसका नाम है फायरे फायरे, और मीणाओं पे जब संकट आता है तो मीणा क्या करते हैं, जोर जोर से किलकारियां मारने लगते हैं, ताड़ी पीट के शोर मचाते हैं। उस क्रिया को कहते हैं कीक मारी। कीक मारी किलकारी जैसा है कीक मारी। तो देखो यहां पे है कीक मारी, कीक मारी, कीक मारी। ठीक है, कीक मारी का मतलब हो जाएगा मीणाओं का घोष। ठीक है, मीणा किसी भी संकट के समय जो किलकारी मारेंगे उस चीज को अपन कहेंगे कीक मारी, और भील पे संकट आ गया तो भील करेगा फायरे फायरे। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन में पढ़ना बहुत जरूरी है। भीलों में अपने देवता पढ़ा था उनका टोटम, यहां उनका देवता आ गया, आगे हैं उनके बुज। इसके बाद में ये बात थोड़ी सी कंपैरिजन में पढ़ने वाली थी, जैसे मैंने आपको कीक मारी और फायरे फायरे बताया। अभी देखो इसके बाद में भीलों में हमने पढ़ा था कि भील दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पोतिया भील, लंगोटिया भील। मीणा आप दो प्रकार के होते हैं, मीणा भी दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। मीणाओं के दो प्रकार, मीणाओं के दो प्रकार देखो कौन कौन से। एक तो मीणा जमींदार, अपनी तरह होते हैं ये जमींदार मीणा। दूसरे होते हैं चौकीदार मीणा। एक होते हैं जमींदार मीणा और दूसरे होते हैं चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा खेती करने का काम करेंगे, चौकीदार मीणा जो है वो दुर्ग में, महलों में, राजकोष की रखवाली करने के काम में आते थे। ठीक है, अब देखो ये इनके दो टाइप हो गए। अब इनका जो मुख्य जो मेला है वो कहलाएगा रामेश्वर घाट मेला। ये मैं आपको बहुत ही मोस्ट बात बताने जा रहा हूं, रामेश्वर घाट मेला। रामेश्वर घाट का जो मेला है वो मेला जो है सवाई माधोपुर में भरता है। कहां भरेगा? सवाई माधोपुर। जी हाँ, ये वही सवाई माधोपुर रामेश्वर घाट है जहां चंबल, बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। रामेश्वर घाट मेला जो है ये मीणाओं का सबसे मुख्य मेला है और इसको मीणाओं का प्रयाग कहते हैं। मीणाओं का प्रयाग कहते हैं, मीणाओं का प्रयाग कहते हैं इस मेले को। ठीक है, अभी अपने पास में थोड़ी सी जगह और पड़ी है, एक आधी लाइन हम और लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, चलो एक बार इतना ही आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। दो टाइप हो गए, दो टाइप के मीणा होते हैं, जमींदार मीणा और कौन से? चौकीदार मीणा। भील पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भील दो टाइप के होते हैं, लंगोटिया और पोतिया। जो पोतिया बांधेंगे वो पोतिया, जो लंगोटिया बांधेंगे वो लंगोटिया भील हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद की हम बात करेंगे कि मीणा में अलग अलग कैटेगरी बनी है। जैसे हर एक कास्ट में होती है, ऊंच नीच की बातें हमेशा से पाई जाती है हर एक कास्ट के अंदर भी। ये असली है, ये नकली है, ये प्योर है, ये मिक्स हैं, ये नकली है, इस प्रकार की बातें जो है हमारी जातीय व्यवस्था में विद्यमान है। उसी प्रकार की मैं बात करूंगा। तो मीणाओं में मुख्य तो दो टाइप होते हैं, इसके अलावा मीणा कई टाइप के और होते हैं। मीणाओं के अन्य जो प्रकार हैं, अन्य विभिन्न प्रकार जो है उनके बारे में मैं आपको यहां पे बताऊंगा। जैसे देखो सुरता मीणा, उजला मीणा। ठीक है, सुरता मीणा है, उजला मीणा है। इसके बाद में है असली या आद मीणा, असली या
आद मीणा है। जालोर के जो मीणा है उनको कहते हैं ढेडिया मीणा, उनको कहते हैं ढेडिया मीणा। इसके बाद में एक मीणा होता है पड़िहार मीणा। पड़िहार मीणा, जो पाड्डे का मांस खाते हैं वो पड़िहार मीणा हो जाएंगे। सुरता मीणा, उजला मीणा, असली आद मीणा, ठीक है। एक होता है ठेठ मीणा। ठेठ मतलब स्टार्टिंग से ही जो मतलब पुराने मीणा है उनको कहते हैं ठेठ मीणा। एक होते हैं पुराणवासी पुराने होते हैं, नयावासी नए नए मीणा बने हैं, ठीक है। जालोर बाड़मेर क्षेत्र में जो मीणा है उनको ढेडिया मीणा कहा जाता है, ठीक है। अब ये तो इनके विभिन्न अन्य टाइप हो गए। अब देखो मैं बताऊंगा इनके विवाह के प्रकार। विवाह में इनमें गंधर्व विवाह, ठीक है, ब्रह्म विवाह और राक्षस विवाह, और राक्षस विवाह भी प्रचलित है, ठीक है। गंधर्व विवाह का मतलब होता है लव मैरिज होती है, ठीक है, लव मैरिज करवाते हैं ये लोग। अब इसके बाद में देखो विवाह के टाइप की मैंने आपको बातें यहाँ पे करवा दी है। भूरिया बाबा के बारे में मैं आपको बात यहाँ पे बता चुका हूँ। इसके बाद में एक नाम आएगा इनमें ओबरी। ओबरी क्या होती है? ओबरी देखो मीणा जनजाति के लोग अनाज संग्रहण की जो कोठियां बनाते हैं, अनाज संग्रहण के लिए छोटी छोटी जो कोठियां तैयार की जाती है जिनके अंदर अनाज का स्टॉक करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ओबरी कहा जाता है, ओबरी कहा जाएगा, ठीक है। अनाज संग्रहण की कोठियां क्या कहलाएगी? ओबरी। इसके बाद में खेती का प्रकार। खेती में देखो ये बंटाईदार कृषि करते हैं, बंटाईदार कृषि। पूछ ले कि किस जनजाति में बंटाईदार कृषि का प्रचलन है, तो आपको बताना होगा कौन सी जनजाति रहेगी इसमें? मीणा जनजाति। बंटाईदार खेती करते हैं। बंटाईदार का मतलब जैसे हाड़ी बंट है, हाड़ी बट है, ठीक है, और हासिल बट है। हाड़ी बट और हासिल बट मीणा जनजाति के अंदर किसके प्रकार हो जाएंगे? खेती के प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात भी हमने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में इनमें जो है छेड़ा फाड़ना और नाता प्रथा जो मैं समझा चुका हूं आपको, और मोरनी मांडना, मोरनी मांडना प्रचलित हैं। मीणाओं में छेड़ा फाड़ना, नाता प्रथा, मोरनी मांडना क्या है? प्रचलित है, ठीक है। मोरनी विवाह के अंदर क्या है? डायग्राम बनाए जाते हैं जिनको मोरनी मांडना कहेंगे। नाता प्रथा में पति को छोड़ के दूसरे पति के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाना नाता कहलाएगा। छेड़ा फाड़ना क्या होता है? जब पंचायत के अंदर जो व्यक्ति है वो अपनी पत्नी की चुनड़ी का पल्लू फाड़ के उसके हाथ में दे दे, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे? अपनी वो एक तलाक है जिसको कहते हैं अपन छेड़ा फाड़ना कहेंगे, ठीक है। छेड़ा फाड़ना, नाता प्रथा, ये मीणाओं के अंदर मुख्य क्या हो जाएगी? प्रथा हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद की अगर अपने बात करें तो ध्यान रखना, आमेर जो रियासत थी, जयपुर रियासत थी, उसमें कछवाहा वंश का शासन है, और कछवाहा वंश के शासन से पूर्व वहां पे मीणा जनजाति का शासन हुआ करता था, ठीक है। तो आमेर में कछवाहों से पूर्व मीणाओं का शासन था। मीणाओं का शासन देखो ध्यान रखना, मीणाओं का शासन था। उसके बाद में कछवाहा वंश के शासकों ने जैसे आलम सिंह मीणा से आमेर छीन लिया, गीता मीणा से गेटोर छीन लिया, और एक मीणा था जोटा मीणा से इन्होंने जोटवाड़ा छीन लिया, और फिर कछवाहा वंश की नींव डाली। उससे पहले मीणाओं का राज था। उसके बाद में एक परंपरा क्या बनी कि कछवाहा वंश का कोई भी शासक है उसका राज तिलक मीणा जनजाति के व्यक्ति द्वारा किया जाता था। तो ध्यान रख लेना यहाँ पे कछवाहा शासकों का राज तिलक कौन करते थे?
मीणा करते हैं। ठीक है, कछुआ शासकों का राज तिलक वो कौन करेंगे? मीणा करेंगे। और यहाँ एक ऐसी बात और है कि मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया राजाओं का राज तिलक कौन करते थे? तो ध्यान रखना, ऊंदरी गांव का भील करता है। और मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक करेगा ऊंदरी गांव का भील, और कछवाहा शासकों का राज तिलक करेगा कौन? मीणा जनजाति का आदमी करेगा। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ठीक है, अब अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। 2-4 लाइनें हैं, उसके बाद में मीणा जनजाति अपनी कंप्लीट मानी जाएगी। यहां पे इनमें शादी का एक प्रकार और है जो अपने यहां भी प्रचलन में है, लगभग सभी जगह प्रचलन में होता है, ये अट्टा सट्टा। ठीक है, अट्टा सट्टा मतलब जिस घर से अपने एक लड़की ली है उसी घर में अपने अपने घर की एक लड़की की शादी करेंगे। मतलब क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, लेन देन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अट्टा सट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ओट्टा सोटा, वैसे अट्टा सट्टा बोलते हैं इसको, लेकिन ओट्टा सोटा, सोटा लट होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ विवाह का प्रकार है। ओट्टा सोटा विवाह भी मीणाओं में प्रचलित है। मीणाओं में ओट्टा सट्टा विवाह भी क्या है? मीणा जनजाति के अंदर प्रचलन में रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इनमें जो है एक मुखिया जो है इनका पंच पटेल भी कहलाता है। इनका जो मुखिया होते हैं वो पंच पटेल भी कहलाते हैं। गांव के जो मुखिया होते हैं वो पंच पटेल भी कहलाते हैं, और मीणाओं के जो गांव होते हैं उन गांवों को ढाणी भी कहा जाता है। मीणाओं के गांव को क्या बोलेंगे? ढाणी कहेंगे। और मीणा जनजाति का जो मुखिया होता है उसको पंच पटेल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में जो छेड़ा फाड़ना, इनके विवाह से संबंधित अन्य सारी बातें मैं आपको सारी की सारी कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, अब और एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात इनमें हो जाएगी कि जैसे मादरिया या मादड़िया, मादरिया ये जो है महिलाओं का आभूषण है, महिलाओं का गले का आभूषण है, महिलाओं का आभूषण है। तो यहाँ पे महिलाओं का आभूषण हो जाएगा कौन सा आभूषण? मादरिया आभूषण या मादली आभूषण। ठीक है, तो ये साथियों अपने मीणा जनजाति मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। मीणा जनजाति के बाद में अपने नेक्स्ट एक और कोई जनजाति और पढ़ लेंगे। मीणा जनजाति में फिलहाल इतनी ही बातें हैं, और इसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा कंजर जनजाति। ठीक है, तब तक ये बात जो है आप बढ़िया तरीके से इसको उतार लीजिए। ठीक है, मीणा के बाद में अब हम पढ़ेंगे कंजर। जी हाँ, कंजर के बारे में पढ़ेंगे। और ये कंजर वो नहीं है जो अपने को अपने घर पे बताया जाता है। अपन लोग कोई भी काम ना करे घर पे तो अपने जो बुजुर्ग है वो हमें कहते हैं कि ये तो कंजर है, लेकिन हम वो वाले कंजर नहीं है। वो वाले हकीकत में जो कंजर होते हैं ना वो बड़े खतरनाक होते हैं। कितने खतरनाक होते हैं आप इस वीडियो में देखोगे, मैं आपको करवाऊंगा कंजर। ठीक है, ध्यान देना। कंजर जो जनजाति है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है कोटा में, कोटा में सबसे ज्यादा, बूंदी में, फिर झालावाड़ में, झालावाड़ में पाई जाती है। यहां पाए जाते हैं कंजर। ठीक है, अब देखो कोटा, बूंदी, झालावाड़ में पाई जाती है। इसका कंजर जनजाति का जो ये कंजर शब्द बना है, ये बना है कनकाचर शब्द से। कनक अर्थ होता है जंगल, और कनकाचर, कनक में आचरण करने वाला, विचरण करने वाला, मतलब जंगल में विचरण करने वाला। ठीक है, तो कनकाचर शब्द का अर्थ, कंजर शब्द बना है कनकाचर से, और कनकाचर शब्द का अर्थ, कनकाचर शब्द का अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में विचरण
करने वाला, जंगल में जो विचरण करने वाला होता है उस आदमी को कहेंगे अपने कंजर बोलेंगे। कंजरों का जो मुखिया होता है, मैंने बताया था भील मेणाओं का मुखिया और कंजरों का मुखिया एक ही नाम लिया जाता है इनका, तो इनका मुखिया होता है पटेल। कंजरों का मुखिया क्या होता है? पटेल। जरूरी बातें देखो इसमें कौन कौन सी है कि एक तो ये जो कंजर जनजाति है ये सबसे ज़्यादा खानाबदोश और आपराधिक प्रवृत्ति की होती है। खानाबदोश का मतलब होता है जैसे झुग्गी झोंपड़ी टाइप से रहना, और उसके बाद में पारिवारिक जो इनकी व्यवस्था होती है, मतलब आपस में ही विवाह वगैरह करवा लेना, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो खानाबदोश और आपराधिक प्रवृत्ति की ये जनजाति होती है। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल टाइप के और आपराधिक प्रवृत्ति की जो जनजाति है वो कंजर मानी जाती है। ठीक है, तो देखो सर्वाधिक आपराधिक जनजाति है, सर्वाधिक आपराधिक जनजाति है कौन सी? कंजर जनजाति। अब इसके बाद में देखो ये जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो कब? चोरी करने से पहले हनुमान जी की पूजा करेंगे भाई, कि हनुमान जी हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। उसको कहेंगे पांति मांगना, कि हे भगवान आज पकड़े जाएं और अगर पिटें तो 2-4 थप्पड़ कम पांति आए अपने, मतलब थोड़ी पड़े, तो पांति मांगना का अर्थ हो जाएगा चोरी से पहले, चोरी से पहले हनुमान जी की पूजा करते हैं। हनुमान जी की क्या करना? पूजा करना। क्या कहलाएगा? पांति मांगना कहलाएगा। ठीक है भी, कम पांति आई अपने आज। इसके बाद में देखो इनकी जो आराध्य देवी है, इनकी आराध्य देवी कंजरों की देवी कहलाती है चौथ माता। आराध्य देवी चौथ माता है। चौथ माता कहाँ पे है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है भाई। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा नाम की जगह है, वहाँ चौथ माता का मंदिर बना है। और याद रखना चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा नाम की जगह पे बना है, और चौथ का बरवाड़ा राजस्थान में है, वो सिरसा जस्ता की खान भी है, ध्यान रख लेना यहाँ पे। एक इनकी आराध्य देवी और है जिसका नाम है रक्तदंजी। ठीक है, रक्तदंजी माता। इनका मंदिर संतूर नाम की जगह पे है, संतूर बूंदी में है, संतूर बूंदी में। रक्तदंजी माता का मंदिर संतूर नाम की जगह पे बूंदी में है। अब इसके बाद में इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग इसको कुलदेवी मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, सही में अगर इनके देखें तो कुल देवी इनकी हो जाएगी जोगणिया माता। जोगणिया माता, जोगणिया माता इनकी कुल देवी हो जाएगी। इनका मंदिर बेंगू में है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। लेकिन जोगणिया माता, रक्तदंजी माता और चौथ माता, इन तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो है वो चौथ माता है। इसीलिए और ज्यादा मान्यता भी किसकी है? चौथ माता की है। इसलिए ज्यादातर लोग है चौथ माता को इनकी कुलदेवी मान लेते हैं। लेकिन अगर सही से देखें तो जोगणिया माता जो है वो कंजरों की क्या हो जाएगी? कुल देवी हो जाएगी। अब देखो हमने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा क्रिमिनल टाइप के होते हैं, लेकिन इनकी जो महिलाएं होती है उनमें एक बड़ा गजब का टैलेंट होता है। इनकी जो कंजर महिलाएं हैं वो बड़ी उच्च कोटि की नृत्यांगना होती है। तो कंजर महिलाएं जो है नाचने में प्रवीण होती है, नाचने में प्रवीण होती है। ठीक है, आदमी दिन भर आपराधिक प्रवृत्ति का काम करेंगे, चोरी डकैती लूट पाट या वर्तमान में ठेला टेम्पू चलाने का काम करते हैं। और महिलाएं जो है वो डांस दिखाने में बड़ी ही क्या होती है? प्रवीण होती है। महिलाएं सुंदर भी होती है, इनकी महिलाएं बहुत सुंदर होती है भी कंजरों की महिलाएं। अब इसके बाद में देखो इनकी जो शव को दफनाने की जो रीति रिवाज है वो भी थोड़ी सी अजीब है, वो ध्यान कर लेना। कंजर को दफनाते समय
कंजर के मुंह में शराब डाली जाती है, शराब डाली जाती है। कंजर को दफनाएंगे तो उसके मुंह में क्या डालेंगे अपन, शराब डालेंगे। और महिलाएं नाचने गाने में, नाचने में बड़ी प्रवीण होती है। कुलदेवी इनकी जोगणिया माता है। बाकी बेसिक बातें मैं आपको यहाँ पे करवा चुका हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, 2-1 लाइनें और है इसमें, उसके बाद में कंजर जनजाति अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखो कंजरों में 2 बातें और है। एक तो देखो इनका फेवरेट जो नॉनवेज होता है वो मोर का मांस होता है। इनका प्रिय जो मांस होता है, मांसाहारी तो होते हैं, ज्यादातर ये खाते हैं मोर का मांस। हालांकि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है ये मोर, लेकिन फिर भी चोरी छिपे खा ही लेते हैं लोग। प्रिय मांस, ठीक है, मिले ना मिले लेकिन फेवरेट होता है इनका। तो इनका प्रिय मांस होता है मोर का मांस। चोरी लूटपाट करने में ये क्या होते हैं, बड़े ही टैलेंटेड माने जाते हैं। इसीलिए खास बात है, घरों में 2 किवाड़ होते हैं, 2 किवाड़ होते हैं, 2 दरवाजे। जैसे पुलिस आएगी पकड़ने, इधर वाली साइड से पुलिस आई, उधर वाली साइड से अपराधी फरार। वो आलू सोने वाली बात होगी यहाँ पे, इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलेगा। तो इनके घर ऐसे बने होते हैं कि इधर से एक क्रिमिनल डालो और उधर से, इधर से पुलिस डालो और उधर से क्रिमिनल पार हो जाएगा। ठीक है, ये भी जादुई मकान होते हैं। घरों में 2 किवाड़ होते हैं। इसके बाद में देखो एक बात है, ये हाकिम राजा या ऋषभ देव का प्याला, मतलब पानी का होता है। अपने कहते हैं ना कई बार मंदिर में कि मैं लोटा उठा लूं। मंदिर में कोई भी बात होती है जहां पे अपने झूठ सच का जो न्याय किया जाता है, ज्यादातर पुराने जो आदमी हैं, पढ़े लिखे लोग तो हैं, वो तो कोई भी बुक के ऊपर हाथ रख के झूठ बोलते हैं। लेकिन अनपढ़ लोग थे, उनमें एक बड़ी खास बातें थी, जो ज्यादा मानते थे भगवान को। उनमें न्याय जो है वो वहीं पे हो जाता था कि अगर कितना ही बड़ा संगीन से कत्ल का इल्जाम भी होता था तो भी ये कहता था कि अगर तूने ये नहीं किया तो तू पानी का लोटा लेके मंदिर की सीढ़ियों में चढ़ जा, हम मान लेंगे भी तू सच बोल रहा है। और यकीन मानो कि लोग अगर गुनाह किया है तो भगवान के मंदिर में नहीं चढ़ते थे। ठीक है, ये चीज होती थी। तो ये लोग क्या करते हैं, हाकिम राजा या ऋषभ देव का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा कि जो मीणा जनजाति है वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती, और ये हाकिम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये अपनी यहां पे कंजर जनजाति कंप्लीट है। अभी ये जो जनजातियां हैं, 2 जनजाति मैंने आपको यहां पे करवा दी है। मेरे ख्याल से एक पार्ट में ये जनजातियां पार्ट 2 बना के अपने इसमें मीणा और कंजर रख देते हैं। ठीक है, पार्ट 3 में अपने और जनजातियां पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज की जितनी भी जनजातियां मैंने आपको करवाई है उनको बढ़िया तरीके से याद करो, रट्टा मारो बढ़िया तरीके से। एग्जाम जो है वो नजदीक है, लॉकडाउन लगभग खुलने लगा है और लास्ट में अभी अगले महीने तक लगभग खुल जाएगा। और एक बात और है कि लॉकडाउन में हमें इतना प्रॉपर टाइम मिला है पढ़ने का, तो मेरा आग्रह आपसे ये है, 2 टाइप के लोग इस लॉकडाउन में रहेंगे। एक तो वो स्टूडेंट्स और वो लोग रहेंगे जो लॉकडाउन से जैसे पहले थे वैसे के वैसे आधे अधूरे नॉलेज के साथ मैदान में आएंगे, जिनका आगे कुछ नहीं बनेगा। दूसरे वो मेरे स्टूडेंट्स होंगे जो एक लॉकडाउन खुलते ही जब बाहर आएंगे तब एक नए नॉलेज के साथ बहुत ही ज़्यादा अपडेट होके और पहले से ज़्यादा 4 गुना नॉलेज लेके और वो संवर कर और अपना भविष्य उज्जवल करते हुए और बहुत सारा ज्ञान लिए हुए एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे।
ठीक है। तो उन लोगों के लिए लॉकडाउन के बाद का टाइम जो है बड़ा गोल्डन टाइम रहेगा। जो बच्चा अभी इस लॉकडाउन में तैयारी बढ़िया तरीके से नहीं कर पा रहा है, यकीन मानो उसके लिए आगे की जो लाइफ है वो एज ए लॉकडाउन बन के ही रहेगी। तो यदि आप चाहते हो कि आगे का हमारा जीवन लॉकडाउन जैसा ना गुजरे, तो इसलिए जरूरी है कि लॉकडाउन का सही सदुपयोग करो, इसको अभिशाप नहीं मानो, ये वरदान है, ठीक है। और ये इतना बढ़िया टाइम जो है आज से 1000 साल पहले किसी को ना तो मिला है, ना ही 1000 साल बाद में किसी को मिल पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश भाटी, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।